Hello everyone, welcome to Dinesh Science Solutions DS2. Okay, so as we have started the first lesson of physics series, that is a gravitation. Okay, actually ये second lesson है हमारा, लेकिन first lecture भी अपन ने यहाँ पर complete किया था. First lesson, that is the laws of motion. Okay, so second lesson that we have studied or started over here, that is a gravitation. Gravitation ये lesson अपन ने यहाँ पर start किया है. Okay, in the last lecture we have completed the Kepler's planetary motion, that is the Kepler's laws of planetary motion. ठीक है, केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन अपन ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है. केपलर्स फर्स्ट लॉ, दैट इज लॉ ऑफ ऑर्बिट, केपलर्स सेकंड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ एरिया, एंड केपलर्स थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ पीरियड. ठीक है, तीनों भी लॉज अपन ने यहाँ से कंप्लीट कर लिए हैं सक्सेसफुली. Then we will move toward the next point, that is a universal law of gravitation. ठीक है, next point है अपना universal law of gravitation. तो क्या होता है universal law of gravitation, तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और डेरिवेशन भी यहाँ पर प्रूव करेंगे. ओके, चलो so let us start the universal law of gravitation. What is the universal law of gravitation? The statement I have written on the board. Let us try to mean what is the meaning of this sentence. इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होता है, इसको हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. सो लेट अस सी. एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है, पार्टिकल ऑफ मैटर, यहाँ पर पार्टिकल की बात हो रही है, मैटर के पार्टिकल की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं. ओके, सो एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स द अनदर पार्टिकल. ठीक है, हर एक पार्टिकल क्या करता है, दूसरे पार्टिकल को, अनदर पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है. ठीक है, किससे अट्रैक्ट करता है? विथ एन अट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है, मतलब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है विथ एन अट्रैक्टिव फोर्स इज दैट. ओके, सो दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. अब ये जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ठीक है, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. प्रोपोर्शनलिटी के दो रिलेशन होते हैं, एक है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल और दूसरा होता है इनवर्स प्रोपोर्शनल. ओके, सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यहाँ पर फोर्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होने वाला है. किसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होने वाला है? दैट विल बी दी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. ठीक है, मतलब उन दोनों पार्टिकल्स के, उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो मासेस रहेंगे उनके प्रोडक्ट को ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहने वाला है. ठीक है, सो प्रोडक्ट ऑफ दी मासेस, मासेस के प्रोडक्ट को, ठीक है, एज वेल एज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ये जो फोर्स है मेरा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है. सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल विथ रिस्पेक्ट टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. ठीक है, सो इन दोनों पार्टिकल्स के, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उनके स्क्वायर को, ये क्या रहेगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहने वाला है. ठीक है, सो यही लॉ अपने को यहाँ पर प्रूव करना है. ये थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट वो हम यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे एक सिंपल एग्जाम्पल लेकर के. ठीक है, चलो अब ये जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ये आइजैक न्यूटन ने फॉर्मुलेट किया था. Okay, so Isaac Newton have formulated this universal law of gravitation for studying the terrestrial motion, that is a terrestrial motion of the objects. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स की, जैसे कि टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट जो है उनका मोशन स्टडी करने के लिए न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फॉर्मुलेट किया था, बनाया था. ठीक है, सो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, अर्थ हो गए. दीज आर दी टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स. ठीक है, टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स को, उनके मोशन का स्टडी करने के लिए आइजैक न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इसको फॉर्मुलेट किया है, इसको बनाया है. ठीक है, सपोज हम अपने को जैसे कि पता है सन, दैट इज अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड दी सन. जो हमारी अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है. ठीक है, एज वेल एज मून, दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड दी अर्थ. मून अर्थ के अराउंड घूमता है. ठीक है, तो यही एग्जाम्पल को हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं. ओके, सो मून, दैट इज अ मून रिवॉल्विंग अराउंड दी अर्थ. ठीक है, जैसे कि मून क्या करता है, अर्थ के अराउंड घूमता है. सो मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. ठीक है, सो अर्थ मेरा सेंटर में रहेगा और मून क्या करेगा? सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर अर्थ के अराउंड घूमने वाला है. ठीक है, सो फिगर आउट कर देते हैं. सपोज यहाँ पर मैं कंसिडर कर रहा हूँ
दिस इज द अर्थ, ये मेरा अर्थ है, ठीक है, ये हम अर्थ कंसिडर करेंगे और इसके अराउंड क्या है, एक सर्कुलर ऑर्बिट है। ओके, सो दिस इज अ सर्कुलर ऑर्बिट, दिस इज अ सिंपली सर्कुलर ऑर्बिट, हम यहाँ पर इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर क्या होने वाला है, मून रिवॉल्व करने वाला है अराउंड द अर्थ, ठीक है। इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर क्या होने वाला है, मून विल रिवॉल्व अराउंड दिस अर्थ, ठीक है। मून क्या करेगा, अर्थ के अराउंड यहाँ पर घूमने वाला है इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। ओके, सो दिस इज अ सर्कुलर ऑर्बिट। अब मून जैसे कि अर्थ के अराउंड घूमता है, रिवॉल्व करता है, तो इसके ऊपर एक फोर्स होता है। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स दिस मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ठीक है। इस मून के ऊपर एक फोर्स का एक्सर्शन होता है, इस मून के ऊपर एक फोर्स होता है, तो उस वजह से ये जो मून है ये अर्थ के अराउंड यहाँ पर घूम सकता है। दैट फोर्स इज नथिंग बट दी, विच फोर्स, दैट फोर्स इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स, और यू कैन से दैट दिस इज ड्यू टू दी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये जो मून है अर्थ के अराउंड घूम पाता है, घूम सकता है, ठीक है। अगर हम एक्चुअल फोर्स की बात अगर करते हैं तो ये जो मेरा मून है ये क्या करता है, अर्थ की तरफ फोर्स एक्सर्ट करता है। ओके, सो मून इज एक्सर्टिंग द फोर्स टुवर्ड्स द अर्थ, एंड द फोर्स विच इज एक्सर्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ और टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, दैट फोर्स कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। जो फोर्स सेंटर की तरफ डायरेक्ट होता है, द फोर्स विच डायरेक्ट टुवर्ड द सेंटर इज नोन एज द सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। सो यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स हमें यहाँ पर कंसिडर करना होगा, ठीक है। एंड वी ऑल्सो विल कंसिडर the distance between the center of the moon and the distance between the, that is the center of the moon with respect to center of the earth, दोनों सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उन डिस्टेंस को हम यहाँ पर r कंसिडर करेंगे। ओके, सो द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द मून एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ कैन बी टेकन एज अ स्मॉल r। ओके, सो स्मॉल r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द मून एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ। Okay, so because of this force, this moon is accelerating towards the, or moon is accelerating around the or surrounding with respect to the earth, ठीक है। तो ये जो मेरा मून है ये क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है अर्थ के अराउंड बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। सो इसी डिस्कशन को हम यहाँ पर आगे लेकर के जाएंगे। चलो, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या कंसिडर करना है, हमें यहाँ पर कंसिडर करना है कि मून है और ये अर्थ है, ठीक है। मून एंड अर्थ इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम यहाँ पर क्या कंसिडर कर रहे हैं, दैट इज द डिस्टेंस इज r। ओके, सो r विल बी इक्वल्स टू 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर्स। ओके, सो r इज इक्वल्स टू 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर। ये क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द मून एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। इन दोनों के बीच के सेंटर का डिस्टेंस इतना होता है। सो r विल बी इक्वल्स टू 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर्स, ठीक है, ये होता है। अब हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे स्मॉल m। ओके, सो स्मॉल m इज नथिंग बट द मास ऑफ द मून। ओके, सो मास ऑफ द मून, जो स्मॉल m रहेगा वो मेरा मून का क्या है, मास है, दैट विल बी मास ऑफ द मून। ओके, r इज नथिंग बट द, आई विल राइट इन द शॉर्ट ओवर हियर, डिस्टेंस बिटवीन मून एंड द अर्थ, ठीक है। मून एंड अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसको हम r से यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, और m क्या रहेगा मेरा, मास ऑफ द मून, जो मून का मास रहने वाला है उसको हम यहाँ पर m से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कहा, एक फोर्स आपको यहाँ पर कंसिडर करना है, ठीक है। कौन सा फोर्स रहेगा, दैट विल बी द F इज नथिंग बट दैट इज अ सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है। ये सेंट्रीपेटल फोर्स हमें यहाँ से कंसिडर करना है। सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। जो फोर्स यहाँ पर सेंटर की तरफ डायरेक्ट होता है, या फिर द फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ इज नोन एज द सेंट्रीपेटल फोर्स। ओके, सो सेंट्रीपेटल फोर्स हम यहाँ से कंसिडर करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर कंसिडर करना है, दैट इज अ t। t इज नथिंग बट द पीरियड। ओके, सो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। ओके, सो पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ये रहेगा मेरा पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ मून अराउंड
अराउंड अर्थ। ओके, सो टी मीन्स क्या होता है, पीरियड होता है। सपोज मून यहाँ से क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है मोशन अराउंड द अर्थ। सो मून क्या करेगा, यहाँ से स्टार्ट करेगा मोशन इन सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर ये घूमने वाला है और फिर से इसी पोजीशन के ऊपर आने वाला है। ठीक है, मतलब यहाँ से मून ने क्या किया था, मोशन स्टार्ट की थी और यहीं पर ये क्या कर रहा है, एंड कर रहा है। सो देयर विल बी अ कंप्लीशन ऑफ 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, सो एक रिवॉल्यूशन होने के लिए जितना टाइम पीरियड लगता है उसी को हम टी कहते हैं, दैट इज अ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। ओके, सो द टाइम टेकन by the body or the time taken by the moon to complete a single revolution, एक सिंगल रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जितना मून को समय लगने वाला है उसी को हम यहाँ पर टी कहते हैं। ओके, सो ये कितना टाइम होता है, कितना समय लगता है मून को अर्थ के अराउंड एक रिवॉल्यूशन करने के लिए, दैट टेक्स दी 27.3 डेज। ओके, सो टी का जो वैल्यू रहेगा आपने यहाँ पर 27.3 डेज कंसिडर करना है। ओके, सो टी विल बी इक्वल्स टू 27.3 डेज। इतना समय लगता है मून को एक रिवॉल्यूशन अर्थ के अराउंड कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, सो ये सभी फैक्टर्स हमें यहाँ पर ध्यान में लेने हैं, ये सभी अपने को काम आने वाला है। ठीक है, चलो, सो इसी डिस्कशन को, इसी डेरिवेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कहा, दैट इज वी हैव टू कंसिडर दी सेंट्रीपेटल फोर्स। ठीक है, हमें यहाँ पर कौन सा फोर्स यूज करना है, सेंट्रीपेटल फोर्स। सो सेंट्रीपेटल फोर्स दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड दी सेंटर। ठीक है, सेंटर की तरफ डायरेक्ट होता है। सो कैन बी टेकन एज सेंट्रीपेटल फोर्स। सो सेंट्रीपेटल फोर्स हमें यहाँ से कंसिडर करना है, जो कि है मेरा एफ। ओके, सो सेंट्रीपेटल फोर्स का सिंपल जनरलाइजेशन फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो वेयर व्हाट विल बी दिस फैक्टर डिनोट इन फैक्टर, ये कौन से फैक्टर्स है, ये क्या डिनोट करते हैं। F मतलब कौन सा है, सेंट्रीपेटल फोर्स है। m क्या होता है, m इज नथिंग बट दी मास ऑफ मून। ठीक है, मून का जो मास होता है उसको मैंने यहाँ पर m से रिप्रेजेंट किया है। इसके बाद में r क्या है, r is nothing but the distance. Okay, so distance between moon and earth. ठीक है, अर्थ एंड मून के बीच का डिस्टेंस होता है r। इसके बाद में ओमेगा क्या है, ओमेगा इज नथिंग बट दी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ओमेगा इज नथिंग बट दी एंगुलर वेलोसिटी। जब भी कोई बॉडी रोटेशन परफॉर्म करती है, रिवॉल्यूशन परफॉर्म करती है, तो वो उसका जो मोशन है वो रोटेशनल रहता है। सर्कुलर मोशन के अंदर वो उसका मोशन परफॉर्म करती है। तब हम वहाँ पर लीनियर वेलोसिटी नहीं कंसिडर करते, तब हम वहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी का यूज करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी हम वहाँ पर कंसिडर करते हैं। ओके, सो ओमेगा इज नथिंग बट द एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी का हम वहाँ पर यूज करेंगे। सो ओमेगा इज नथिंग बट द एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सो ये सिग्निफिकेंस देना जरूरी होता है कोई भी फॉर्मूला जब आप लिखते हो। सो इसको मैं इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह सकता हूँ। ओके, सो दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। वी नो दैट द जनरलाइजेशन फॉर्मूला और जनरलाइज फॉर्मूला फॉर द फोर्स, फोर्स के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, सो F इज इक्वल्स टू ma, दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर द फोर्स। ठीक है, इसको हम कह लेते हैं दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, सो LHS ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन इज द सेम। यहाँ पर भी F है, यहाँ पर भी F है। सो वी कैन प्लेस द RHS कैन बी इक्वल। ओके, सो लेट अस सी RHS क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन के सब्सटीट्यूट करेंगे एक दूसरे के सामने। तो क्या मिलेगा हमें, देखो mr ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू ma। ठीक है, या फिर इंटरचेंज करके ऐसा भी लिख सकता हूँ, ma विल बी इक्वल्स टू mr ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से कौन से फैक्टर कैंसिल हो सकते हैं, दिस m एंड दिस m कैन बी कैंसल फ्रॉम हियर। ठीक है, mm गेट कैंसल आउट, व्हाट विल बी रिमेनिंग इन दिस इक्वेशन, a विल बी इक्वल्स टू r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, a विल बी इक्वल्स टू r ओमेगा स्क्वायर, दिस विल बी अ सिंपल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये क्या है, यहाँ से एक्सेलरेशन है, इसको हम बोल सकते हैं दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, सो a विल बी इक्वल्स टू r ओमेगा स्क्वायर, ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 यहाँ से हो सकता है। ओके, सो ओमेगा इज नथिंग बट द एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या है, मेरा एंगुलर वेलोसिटी है। r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दी मून एंड दी अर्थ, अर्थ एंड मून के बीच का डिस्टेंस, उसको हम r से यहाँ पर डिनोट करते हैं।
और ये a मतलब क्या है मेरा एक्सेलरेशन है, मतलब इतना एक्सेलरेशन रहने वाला है मून का जब वो रोटेट करेगा, रिवॉल्व करेगा अराउंड दी अर्थ। इसका आप वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करना है, ओमेगा एंड टाइम पीरियड के बीच में एक रिलेशन होता है जो कि हमें पता होना चाहिए। क्या है वो रिलेशन, देखो ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। Okay, so omega will be equals to 2 pi divided by t. This is a simple relation between the angular velocity and the time period. ठीक है, so angular velocity और time period के बीच में ये एक सिंपल रिलेशन होता है जो कि हमें पता होना चाहिए। इस रिलेशन को क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर प्लेस करना है। चलो, सो मैं यहाँ पर इसको बोल देता हूँ, दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 4। ओके, सो आई विल राइट हियर सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3। ठीक है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फोर्थ वाला जो मेरा इक्वेशन है उसको मैं थर्ड इक्वेशन के अंदर यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ। ओके, सो ओमेगा की जगह पे क्या करेंगे हम 2 पाई डिवाइडेड बाय टी लिखेंगे। ठीक है, सो 2 पाई बाय टी उसकी जगह पे अपने को रखना है। सो ए विल बी इक्वल्स टू आर, व्हाट विल बी ओमेगा, दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। ओके, सो दैट इज 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। ओके, सो ओमेगा स्क्वायर है तो 2 पाई डिवाइडेड बाय टी का क्या करेंगे हम यहाँ पर सिंपली स्क्वायर ले लेंगे। चलो, सो इसका स्क्वायर हो चुका है। चलो, अब इसके अंदर वैल्यूज प्लेस कर सकते हैं क्या हम, यस कर सकते हैं। सो ए विल बी इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर क्या है मेरा, देखो यहाँ पर बताया था मैंने आपको, आर इज नथिंग बट द 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर्स। ठीक है, सो आर मेरा कितना है, आर का वैल्यू यहाँ पर दिया है मैंने आपको 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर्स। दिस डेटा इन द किलोमीटर, अगर किलोमीटर से मीटर में करना है तो क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो, सो ये आर का वैल्यू क्या करता हूँ मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। सपोज आई विल राइट हियर 3.85 इंटू 10⁵। अब ये किलोमीटर्स में है, मीटर्स में कैसे लेते हैं, 10⁻³ से क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये आर का वैल्यू हो गया। ओके, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द आर। इसके बाद आर के बाजू में यहाँ पर क्या है, 2 पाई है, 2 का स्क्वायर क्या रहेगा, दैट विल बी दी 4। ओके, सो 4 एंड पाई का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ से पाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो दैट विल बी दी पाई स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय में क्या है, टी है, टी क्या है, टी इज नथिंग बट दी टाइम पीरियड फॉर कंप्लीटिंग अ सिंगल रिवॉल्यूशन बाय द मून अराउंड दी अर्थ। ठीक है, सो टी क्या होता है मेरा, टाइम पीरियड होता है वो कितना है, 27.3 डेज है। ठीक है, अब डेज का कन्वर्जन हमें यहाँ पर क्या करना है, सेकेंड्स के अंदर करना है। ठीक है, सो डेज का कन्वर्जन जब सेकेंड्स के अंदर करना होता है तो उसको यहाँ पर 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट्स इंटू 60 सेकेंड्स करना होता है, तब आप क्या कर सकते हो, इस पूरे डेटा को सेकेंड्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 27.3 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। ओके, सो इसको सिंपली हमें यहाँ पर कन्वर्जन करना होगा, तो मैं यहाँ पर कन्वर्जन करूंगा। टी कितना है मेरा, 27.3 डेज है, सो डेज को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। ठीक है, सो जब आप ये सिंपल कैलकुलेशन करोगे, इसके लिए हमें लॉगरिथम्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। जब हम ये सिंपल कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन का एक वैल्यू मिलेगा। मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्सेलरेशन का वैल्यू, दैट इज 0.0027। ओके, सो 0.0027 ऊपर का जो डेटा रहेगा दैट इज अ डिस्टेंस हम मीटर में कंसिडर करते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, सो दैट विल बी द मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अंदर हमें यहाँ पर ये एक्सेलरेशन का वैल्यू मिलने वाला है। ठीक है, मतलब इतने एक्सेलरेशन से क्या होता है, मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ। ओके, सो दैट इज दिस इज अ सिंपल वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन का सिंपल वैल्यू अपने पास में है। ये हम क्या देख रहे हैं, ये हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन देख रहे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस बारे में बताता है, टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में बताने का बेसिकली काम करता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, सो हमने यहाँ पर क्या किया, मून का एग्जांपल लिया कि मून अर्थ के अराउंड घूमता है, सो उसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा। ठीक है, अब फोर्स की भी हमने यहाँ पर बात की, सेंट्रीपेटल फोर्स।
लेकिन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से यहाँ पर कितना फोर्स होता है उसकी भी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। चलो सो आगे बढ़ाते हैं हम हमारे डिस्कशन को। सो दैट विल बी नथिंग बट सिंपल फोर्स। अब ये फोर्स कितना रहेगा, ओके, सो व्हाट विल बी दी फोर्स, ठीक है। फोर्स हम यहाँ से कंसिडर कर सकते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से फोर्स क्या होता है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं उन दोनों के बीच में फोर्स कितना रहता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उन दोनों के प्रोडक्ट्स को और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। उन दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो मेरा डिस्टेंस है उसको क्या रहेगा, मेरा वो स्क्वायर रहेगा जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने वाला है, जो कि मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट के अंदर लिखा है, ठीक है। चलो सबसे पहले हम यहाँ पर फोर्स की बात कर लेते हैं। सो फोर्स दैट विल बी दी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास, ठीक है। जो फोर्स रहेगा वो मेरा मास से डायरेक्टली यहाँ पर प्रोपोर्शनल रहेगा। m is small m is nothing but the mass of the moon, f is the अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। अब किन दोनों के बीच में यहाँ पर फोर्स रहेगा, मास ऑफ द मून एंड मास ऑफ द अर्थ। मास ऑफ द अर्थ इज टेकन बाय द कैपिटल एम एंड मास ऑफ द मून इज टेकन बाय द स्मॉल एम, ठीक है। सो फोर्स जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा स्मॉल एम एंड द प्रोडक्ट इज दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द कैपिटल एम। स्मॉल एम इज द मास ऑफ द मून, कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ। दोनों के प्रोडक्ट को फोर्स क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, मास कम होगा तो फोर्स भी कम होने वाला है, ठीक है। इसके बाद में जो मेरा फोर्स होता है ये इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस को। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंसेस को फोर्स क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। सो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ओके। सो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसको मैं कह सकता हूं दिस विल बी द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस विल बी इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं यहाँ पर कंबाइन करता हूँ, सो कंबाइन करने के बाद अपने पास में एक रिलेशन यहाँ पर निकल करके आने वाला है। क्या रिलेशन रहेगा वो, दैट रिलेशन विल बी एफ प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस and inversely proportional to the square of distance between them, okay। so f proportional to mm divided by r square, ठीक है। so ये रिलेशन आपको यहाँ से मिलने वाला है। यही क्या है, मेरा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जिसका स्टेटमेंट मैंने स्लाइड के ऊपर लिखा है, ठीक है। अब ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ठीक है। अब ये एक्चुअली हम यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को साइन को रिमूव करते हैं, इक्वल टू का साइन यहाँ पर लगाते हैं और एक कांस्टेंट हमें यहाँ पर लेना पड़ता है। सो वो प्रोसेस कैसा है उसके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। चलो उसके लिए मैं एक अनदर एग्जांपल यहाँ पर कंसिडर करूँगा, या फिर सबसे पहले इसको ही कंप्लीट कर लेते हैं। अब फिजिक्स के अंदर जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है और हमें इक्वल टू का साइन लगाना होता है, इसको चेंज करके तो हमें वहाँ पर कांस्टेंट यूज करना होता है। सो यहाँ पर कांस्टेंट होता है दैट इज कैपिटल जी। कैपिटल जी इज दी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। आपने इसके बारे में 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा रहेगा। जी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, और हम क्या करेंगे, बाकी के फैक्टर्स एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। सो दैट इज जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ओके। सो दिस इज अ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये रहेगा मेरा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अब सपोज एक सिनेरियो मैं यहाँ पर कंसिडर करना चाहूँगा आपके सामने। सपोज आई हैव कंसिडर दी टू मासेज आर देयर। अगर हम यहाँ पर दो मासेज कंसिडर करते हैं, ठीक है। सपोज आई विल कंसिडर दिस इज दी one of the axis, this is another axis and this is the another axis, okay। suppose this is x axis, this is a y axis and this is the z axis, ठीक है। ये तीन एक्सिस मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ। यहाँ से दिस इज सपोज ओरिजिन, ये मेरा ओरिजिन है, इसको ओ हम यहाँ पर लेबल कर सकते हैं। यहाँ से सपोज मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक मेरा मास प्रेजेंट है, दैट इज m1 इज द मास प्रेजेंट हियर एंड m2 इज द मास प्रेजेंट ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पर एक मेरा दूसरा मास प्रेजेंट है दैट इज m2, ठीक है। O से लेकर के m1 का जो मेरा डिस्टेंस है इसको मैं यहाँ पर कहूँगा r1, दैट इज अ यूनिट वेक्टर, ठीक है। r1 इज द यूनिट वेक्टर। O से लेकर के m1 के बीच का डिस्टेंस r1 है, O से लेकर के m2 के बीच का डिस्टेंस मेरा क्या है, r2 है। दिस इज अनदर यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब इन दोनों मासेस के बीच में क्या रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा एज पर दी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और एज पर दी कंडीशन फॉर दी ग्रेविटेशन। एवरी मास पार्टिकल अट्रैक्ट्स दी अनदर मास पार्टिकल ड्यू टू इट्स मासेस, ठीक है। मासेस के वजह से एक पार्टिकल, एक ऑब्जेक्ट
दूसरे ऑब्जेक्ट दूसरे पार्टिकल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है, अट्रैक्ट करता है। और वो फोर्स कितना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा, सेम फोर्स हमने यहाँ पर कंसिडर करना है, ठीक है। सो यहाँ पर फोर्स का इक्वेशन क्या रहेगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रोडक्ट ऑफ दी मासेस, मासेस के प्रोडक्ट को वो क्या रहने वाला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा F प्रोपोर्शनल टू दी m1 m2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, सपोज r1 और r2 का एक रिजल्टेंट डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पर कंसिडर करूँ तो दैट इज r वेक्टर r विल बी इक्वल्स टू r1 प्लस r2. So this will be a unit vector, this will be the r is nothing but the resultant unit vector, ठीक है, ये मेरा resultant unit vector रहेगा. So F proportional to m1 m2 divided by r स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर से क्या होता है, वो इनवर्स प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। अब अपने को पता है जब भी फिजिक्स में ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करूंगा, इक्वल टू का साइन लगाने वाला हूं, सो देयर विल बी अ सिंपल, वी हैव टू यूज अ constant that is a gravitational constant. So G m1 m2 divided by r square. So ये क्या रहेगा मेरा universal law of gravitation. Okay, so this will be a simple universal law of gravitation. अब ये G मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है उसका एक वैल्यू होता है, दैट इज G इज इक्वल्स टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है, ये G का वैल्यू होता है। अब ये G का वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, इसके लिए कुछ मेथड है क्या, यस, इसके लिए मेथड है, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट होता है, वो क्या होता है, दैट इज अ मेजरमेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नाम का एक पॉइंट है, जो कि हम यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो टुडे वी शैल स्टॉप ओवर हियर एंड नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।